हाय फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो उसी के तहत दिल्ली सल्तनत चल रहा है, दिल्ली सल्तनत का क्लास चल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आए थे। तो उसी में से लास्ट वंश जो लोदी वंश है, तो उसी का आज क्लास है। ठीक है। तो ये वंश काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, लेकिन पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है कोई भी एग्ज़ाम में, है ना। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसको हम काफ़ी अच्छा से पढ़ाएंगे। ये चैप्टर तो हमको बहुत अच्छा से याद है, लेकिन आप लोग को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, याद हो और कहानी की तरह आप लोग को इसको पढ़ने में मज़ा भी आए मेरे साथ। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा बात बोलते हैं कि अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। इससे क्या होगा, इससे हमको काफ़ी उत्साह मिलेगा और नया नया चैप्टर लाएंगे, नया नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आप लोग को काफ़ी इजी होगा एग्ज़ाम फेस करने में, फाइट करने में। तो इसीलिए, और जब आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी हम वीडियो जारी करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आप लोग को इजीली मोबाइल में मिल जाएगा। तो आप लोग उससे अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वंश कौन है? लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश, तो ये लोग ना अफ़गानी लोग थे। तो इसीलिए इसको प्रथम अफ़गान राज्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो लोधी वंश कब से कब तक चला था? 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो ये टोटल 75 साल तक ये लोग रहा था, ठीक है। फिर 1526 के बाद तो मुग़ल राज्य आ जाता है, मुग़ल वंश आ जाता है। तो तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो रहा है और मुग़ल वंश स्थापित होगा इसके बाद। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और मज़ा तो आएगा ही आएगा पढ़ने में। चलिए देखते हैं। तो सैयद कुछ पॉइंट है लोधी वंश के बारे में, फिर इसका पहला शासक आएगा। तो क्या पॉइंट है? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो आलम शाह था वो राज्य त्याग के चला जाता है। तो उसके बाद लोधी वंश जो था ना वो राज्य सत्ता में अपना नियंत्रण कायम कर लेता है और अपने को लोग सुल्तान घोषित कर देता है और गद्दी में बैठ जाता है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है, लोधी काफ़ी वीर थे और काफ़ी साहसी अफ़गानी लोग थे, है ना। तो इसीलिए वो लोग अपने आप को स्थापित करने में भी सफल होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। लोधी लोग जो थे ना वो व्यापारियों के रूप में भारत आए थे और बाद में लोधी लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण पोस्ट पाता है और सुल्तान लोग का दिल जीतता है अपना काम से, अपना काम से लोगों का भरोसा जीतता है, जिससे लोगों को फ़ायदा भी मिलता है और आगे वो लोग अपना ही वंश स्थापित करने में सफल भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला इसका सुल्तान आ रहा है, पहला इसका राजा आ रहा है। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये कब से कब तक काम करते हैं? 1451 से 1489 ईस्वी तक काम करते हैं। टोटल 38 साल तक काम करते हैं। तो यहीं पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम करता है। तो वो कौन होंगे? बहलोल लोधी होंगे। और वो कौन वंश के थे? तो लोधी वंश के थे, ठीक। 38 साल तक कोई काम नहीं करता। इससे पहले वाला जो भी सुल्तान लोग आए थे, खिलजी वंश आए थे, गुलाम वंश आए थे, सैयद वंश आए थे, तुगलक वंश आए थे, इतना कोई काम नहीं किया था, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहलोल लोधी का पहला पॉइंट आता है, क्या? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है। और ये कब बैठता गद्दी में? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को उसका राज्य अभिषेक हुआ। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी में बैठता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा पीछे जाके एक बार। और अगला पॉइंट है, ये भी आई है। इसने बहलोल सिक्के जारी किए जो कि अकबर के आने तक, अकबर एक महान राजा था मुगल वंश का, तो अकबर के आने तक पूरे दिल्ली में और उसके आसपास क्षेत्र में चलता रहा। मुद्रा व्यापार में प्रयोग लाया जाते रहा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और वो सिक्का कौन जारी किया था? बहलोल लोदी जारी किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है ग्वालियर अभियान के बाद, जब बहलोल लोदी ग्वालियर अभियान के बाद जब वो लौट रहा था, दिल्ली लौट रहा था, तो उस समय उसको लू लग जाता है। लू लग जाता है और वो बीमार हो जाता है। और क्या होता है उसके बाद? 12 जून 1489 ईस्वी को मिलावली में उसका मृत्यु हो जाता है। तो लू काफ़ी ख़तरनाक है, हमको भी लू लगा था एक बार, तो उस समय हम भी बहुत बीमार हो गए थे। फिर ORS का घोल पिए, तब जाके हम ठीक हुए, ठीक है। क्योंकि हम गर्मी के दिन में 12 बजे बाइक चला के 50 किलोमीटर गए थे और माउथ में रुमाल नहीं बांधे थे। तो इसीलिए आप जब भी बाइक चलाएं गर्मी के दिन में माउथ में रुमाल बांध लीजिए, तो उससे आप लोग को लू नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बहलोल लोदी का यहीं पे समाप्ति हो जाता है इसका, क्योंकि इसका तो मृत्यु हो गया। अब आगे देखते क्या पॉइंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट राजा आता है सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक काम करता है। टोटली 28 साल काम करता है। 28 साल काफ़ी लंबा काम करता है भी। और क्या क्या करता है इस चीज़ को देखते हैं। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। क्या? ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोदी वंश का बात किया जा रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? बहलोल लोदी के कुल 9 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 9 पुत्र थे। इसी में तीसरा नंबर का पुत्र निजाम खां था। और यह सब पुत्र, जितने भी पुत्र 9 पुत्र थे या पुत्र पुत्रियां थी, उस सब में योग्य था। और यही आगे चल के निजाम खां, यही आगे चल के सिकंदर लोदी के नाम से अगला शासक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आई है कि निजाम खां, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है? निजाम खां, जो आगे चल के सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ये भी आई है। सिकंदर लोदी वंश का एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक था। ये देखिए, ये पॉइंट आप लोग बताए थे कि लोदी वंश का साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक। अंतिम कहे कि इसके बाद तो कोई सुल्तान कैसे आएगा जब लोदी वंश समाप्त हो जाता है। तो अंतिम महान शासक सिकंदर लोदी को ही माना जाता है, ठीक है। सिकंदर लोदी को ही माना जाता है, इसलिए इसको भी आई है, क्वेश्चन आता है इससे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसने साम्राज्य को काहे इसको महान बोल रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना, तो उसी को अगला पॉइंट है। इसने साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया और कई युद्ध जीते और कई नए सफल प्रयोग भी किया, इसलिए न महान कहला रहा है। अब देखते हैं, इसी कारण से आज भी लोग इसे जानते हैं। यही कारण से इतना अच्छा कामें किया कि इसीलिए आज भी जानते हैं। अब वो कौन कौन सा काम है उसको देखते हैं। चलिए, पहला काम उसका दिख रहा है क्या कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना कर दिया। वो 1504 ईस्वी में कितना इम्पोर्टेंट शहर बताइए। इंडिया में आगरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे ताजमहल भी है और काफ़ी सुंदर सा शहर है। हम तो आगरा देखने गए हैं, काफ़ी सुंदर सा, कितना सुंदर मकबरा है। वर्ल्ड का 7 आश्चर्य में 7वां आश्चर्य में ताजमहल भी है। तो आप लोग भी जाके देखिए, काफ़ी सुंदर है, ठीक है। तो आगरा शहर का स्थापना कौन किया? सिकंदर लोदी। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब 1506 ईस्वी में आगरा को उसने अपना राजधानी भी बनाया। देखिए, दिल्ली तो था ही दिल्ली सल्तनत का राजधानी, अब वहाँ से उठ के आगरा आता है। आगरा कहाँ पे है? दिल्ली से थोड़ा सा नीचे में है आगरा, तो वहीं आता है और अपना राजधानी को स्थापित कर देता है। कौन? सिकंदर लोदी। तो इसी तरह से आगरा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगरा शहर हम लोग के लिए भारत देश में। और विदेशी लोग भी काफ़ी यहाँ आते हैं, पर्यटन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, पर्यटक आते हैं, जिससे कि हम लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है काफ़ी ज़्यादा। अब आगे देखते हैं। और ताजमहल के कारण भी हम लोग पूरा वर्ल्ड में हम लोग का देश को जाना जाता है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या काम कराता है सिकंदर लोदी? कृषि क्षेत्र में विकास कराता है और भूमि को मापने हेतु
भूमि को मापने या नापने हेतु एक नए पैमाने का आविष्कार करता है। वो आविष्कार का क्या नाम रहता है? गज ए सिकंदरी। क्या नाम रहता है? गज ए सिकंदरी का आविष्कार करता है। ये भी बीबीआई पूछता है, गज ए सिकंदरी का आविष्कार किसने किया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, उसने कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर मतलब जासूस लोग, स्पाई जो करता है वो लोग को भी वो गठित करता है। बात को समझे? सैन्य व्यवस्था को भी अच्छा करता है, गुप्तचर प्रणाली को भी गठित करता है। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सिकंदर लोदी, तब ना महान कहला रहा है। अब अगला पॉइंट भी बीबीआई है, सिकंदर काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ था, काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ राजा था या सुल्तान था, और वो गुलरुखी नाम से अपना उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। लेकिन ये पॉइंट हमको अच्छा नहीं लगा, कहे कि उपनाम से काहे लिखना है यार, अपना मूल नाम से लिखो ना। जैसे कि एक पेंटर था मोनी नाम से पेंटिंग बनाता था, लेकिन उसका अलग ही नाम था। तो अपना मूल नाम से करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। खैर, अपना अपना सोच है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गुलरुखी उपनाम से कौन फारसी में कविता लिखता था? सिकंदर लोदी। ठीक है, ये पॉइंट को देखिएगा आप लोग। अब है अगला पॉइंट देखते हैं। उसने इस्लाम और हिंदू धर्म में अपने कार्यों से संतुलन कायम करने का कोशिश करता है, बैलेंस क्रिएट करने का कोशिश करता है। कौन करता है? सिकंदर लोदी। ठीक है। अब क्या क्या करता है देखते हैं इसके तहत। इसने अपने समय इस्लाम धर्म में जो तजिया निकलता था, तो वो प्रथा को ना वो रोक लगा देता है। जो तजिया निकालता था उसको रोक लगा देता है वो। ठीक है। मुस्लिम लोग में भी वो बैन लगाता है, रोक लगा देता है। सोचिए, तजिया निकालने से रोक दिया। अब अगला पॉइंट क्या है? इसने महिलाओं को पीर स्थानों में जाने से भी पाबंदी लगा दिया, महिलाओं को भी रोक लगा देता है। अब अगला देखते हैं, हिंदू लोग में भी क्या क्या करता है। हिंदू लोग में हिंदू मंदिरों के जो मूर्ति रहते हैं उसको तोड़ के उन कसाई लोग को दे देता है, और ऑर्डर देता है कि जाओ इसे मीट तोलना। जो देवता लोग का मूर्ति रहता है उसको तोड़ देता है और बोलता है कि इससे जाके मीट तोलो, मांस तोलो। ये तो बहुत ही खराब बात है। इसी का तो इसको पाप लगेगा। अब आगे देखते हैं। कभी भी किसी भी धर्म का हम लोग को किसी भी तरफ से कुछ भी गलत बात नहीं करना चाहिए। सबके प्रति हम लोग को सम्मान रखना चाहिए, ताकि सबका मालिक एक, सभी धर्म का एक ही भगवान होते हैं, बस मानने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि हम मस्जिद में भी जाते हैं तो भी प्रणाम करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो भी प्रणाम करते हैं, दुर्गा माँ पास जाते तो भी करते हैं, सरना माँ पास जाते तो भी करते हैं। तो इसलिए सबका हम लोग को इज्जत करना चाहिए। ठीक है। इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग, मेरे स्टूडेंट लोग भी इससे कुछ समझ में आए कि हम लोग को सभी कोई को प्यार से रहना चाहिए देश में। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है। कोई भी बात ऐसे नहीं करेंगे, कोई उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अपने साम्राज्य में उसको जो भी पसंद नहीं आता था ना उसको बंद करवा देता था वो। बताइए, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टली काम कर रहा है। अब अगला पॉइंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसने कुतुब मीनार का मरम्मत कराया था। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक भी मरम्मत कराया था। जब बिजली गिर गया था, गरज के गिर गया था, तो अगला ऊपर का फ्लोर टूट गया था, तो फिरोज शाह तुगलक भी उसको मरम्मत कराया था। ठीक है। तो उसी तरह से सिकंदर लोदी भी मरम्मत करवाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुतुब मीनार का करवाता है। अब अगला पॉइंट है, अभी इसका डेथ होने ही वाला है। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1513 ईस्वी को सिकंदर लोदी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाएगा तो इसका तो खेला ख़त्म। अब अगला सुल्तान आएगा। अब अगला सुल्तान कौन आता है? इब्राहिम लोदी। यही लास्ट सुल्तान। अब ये क्या क्या करता है उसको देखते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक काम करता है। टोटल 9 ही साल काम करता है। ठीक है। इसके बाद आके तो इसको ख़त्म कर देता है, बाबर इसको मार डालता है। तो कहाँ से काम करेगा?
अब काहे ऐसा होता है देखते हैं, ये ऐसा करने का कारण मतलब इसका खुद भी गलती रहता है जिसके कारण ऐसा होता है। क्या क्या गलती करता है देखते हैं। इसीलिए बोलते हैं अच्छा से चलना चाहिए। अगर कोई गलती करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर इब्राहिम लोदी अच्छा से चलता तो और लंबा साम्राज्य चला सकता था। चलिए कैसे क्या क्या करता है देखते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो 22 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है, ठीक है। देख लीजिएगा पीछे जाके एक बार। यह लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। वीवीआई पॉइंट है, इसे पूछता है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो बार बार पीछे जाइए और देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, सिकंदर की मृत्यु के साथ ही अफगान अमीरों उलेमाओं ने गृह युद्ध, जैसे इससे पहले जो सिकंदर लोदी रहता है तो उसका मृत्यु के बाद अमीर लोग जो था, उलेमा लोग था, वो गृह युद्ध ना हो, इसीलिए उससे बचने के लिए वो लोग क्या करता है, इब्राहिम लोदी और उसका भाई जलाल खां दोनों में राज्य का बंटवारा कर देता ताकि आपस में ये लोग ना लड़े, गृह युद्ध ना हो और साम्राज्य में शांति कायम रहे। इसीलिए इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान बनाता है और जलाल खां को जैनपुर का शासक बनाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इब्राहिम लोदी क्या करता है, यहाँ पे लालच करता है और जलाल खां का जो जौनपुर रहता है उसको भी हथियाना चाहता है और हथिया भी लेता है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो अमीर लोग ऐसा बांटा था राज्य को दोनों भाई में, तो लोग उसका विरोधी हो जाएगा। अब विरोधी हो जाएगा तो इब्राहिम लोदी अमीरों को भी दमित करता है। जैसे देखिए अगला पॉइंट है, इब्राहिम लोदी दमित मतलब लोगों को भी कुचलना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। तो इब्राहिम लोदी ने जौनपुर पर भी अपना नियंत्रण कर लिया अपना भाई को हटा के, और साम्राज्य में शक्तिशाली सरदारों और अमीरों की भी दमन की नीति अपना लेता है, दमन की नीति अपनाता है। अब ऐसा करेगा तो क्या होगा, बहुत सारा अमीर लोग उसका विरोधी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, जिससे वो काफ़ी अलोकप्रिय हो गया। तो इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है उसको, कहे कि वो लोग फिर षड्यंत्र रचेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कौन लोग षड्यंत्र रचेगा, अमीर लोग, शक्तिशाली सरदार लोग। अब अगला पॉइंट देखते हैं, 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, तोखली का युद्ध होता है। और ये किसके किसके बीच में होता है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है जानते हैं, इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार जाता है और राणा सांगा जीत जाता है। तो इससे क्या होगा, इसे पता चल गया कि इब्राहिम लोदी कमज़ोर शासक है, ठीक है। अब दुश्मन लोग जो रहेगा उन लोग को ना मौका मिल जाता है कि अच्छा बेटा इब्राहिम लोदी तुम कमज़ोर है, अब हमला करेंगे तुम पे, और वही होता भी है। आगे देखते हैं, इससे ऐसा हार से दुश्मनों के सामने उसका पोल खुल गया कि इब्राहिम लोदी ना कमज़ोर शासक है, ठीक है। अब इसका काफ़ी दुश्मन लोग एक्टिव होगा। जैसे एक लायन हट मूवी है, उसमें वेंडम का रिब्स में चोट लग जाता है तो उसका पता चल जाता है उसका एनिमी का, तो बस उसी का फ़ायदा उठा के वेंडम को खूब मारता है, पूरा मराने जैसा कर देता है। लेकिन वो हीरो रहता है तो इसलिए वो जीत जाता है। लेकिन असली लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कमज़ोरी ना दिखाए ना कमज़ोर बने। अब अगला पॉइंट, बाबर को भारत आने और दिल्ली सल्तनत में आक्रमण करने का, जैसे हम एक पॉइंट बोलेगा, हम लोग को हर तरह से हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है जो हम लोग को एक तरह से हराना ही चाहता है, तो सिचुएशन से जीतने के लिए आप लोग को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य वो, ठीक है। रोटी जुगाड़ करने के लिए भी काफ़ी युद्ध, एक तरह से काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, मेहनत ही एक तरह का युद्ध है, समझ लीजिए। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि स्वस्थ रहना, मजबूत रहना काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अगला पॉइंट है, बाबर को भारत आने और दिल्ली सल्तनत में आक्रमण करने का इनविटेशन या निमंत्रण दिया जाता है। और कौन देता है, ऐसा निमंत्रण देने वाला कौन रहेगा, जो लोग उसके प्रति जो काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र कर रहा है वही लोग ना करेगा। तो निमंत्रण देने में कौन लोग था, अमीर वर्ग लोग थे और उलेमा वर्ग लोग थे, और इब्राहिम लोदी के अपने ही सगे संबंधी थे। काहे कि वो अपना भाई को ही हटा के जौनपुर को भी हथिया लिया था, तो उसके सगे संबंधी भी उसका विरोधी हो गए थे। देखिए, निमंत्रण तो हम लोग को शादी जाने के लिए मिलता है और यहाँ पार्टी जाने के लिए मिलता है, या निमंत्रण युद्ध लड़ने के लिए
दिया जा रहा है। किसको? बाबर को। अब अगला पॉइंट देखते हैं, काहे उसको निमंत्रण देता है कि बाबर जी आप आइए, भारत में आइए और दिल्ली सल्तनत पर हमला करिए और इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए, ऐसा बोलता है, जिससे हम लोगों को इससे मुक्ति मिल जाए। मतलब उसको अच्छा नहीं समझ रहा वहाँ का अमीर लोग, उसका सगे संबंधी लोग, उसको ख़त्म ही कर देना चाह रहा है, उसको हटा देना चाह रहा है। तो बाबर को कौन कौन निमंत्रण देता है? वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। बाबर को निमंत्रण कौन कौन देता है? आलम खां देता है। कौन देता है? आलम खां देता है, जो इब्राहिम का चाचा रहता है। कौन रहता है? चाचा ही, उसका अपना चाचा जान ही रहता है, जो जो इब्राहिम का जान लेना चाहता है। चचा जान ही उसको खतरे में डाल देता है इनविटेशन दे के। किसको इनविटेशन देता है? बाबर को। किसके खिलाफ? इब्राहिम के खिलाफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पंजाब का शासक दौलत खां ने भी इनविटेशन दिया था बाबर को कि आप आइए और हमला करिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बाबर क्या करता है। बाबर को लगा कि भारत में मेरे सहयोगी भी हैं। अब उसको तो उत्साह बढ़ जाएगा, उसको तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको तो काफ़ी वो जोश में आ जाएगा, उत्साहित हो जाएगा और हमला करने के लिए एकदम मनोबल उसका बढ़ जाएगा। उसका मनोबल एकदम बढ़ गया कि मेरा तो सहयोगी लोग है ये है। अब उसने अच्छा मौका देके, वीवीआई इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, अच्छा मौका देख के उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होगा? बाबर और इब्राहिम के बीच में होगा, इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। तो इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, दोनों जन आपस में टकराते, खतरनाक तरीके से टकराते हैं। और इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो था पानीपत के प्रथम युद्ध में बुरी तरह से हार जाता है। और साथ ही साथ हारता बस नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र में मारा भी गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट देखते हैं, वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जो इतना 300 साल का चला ना दिल्ली सल्तनत, उसका प्रथम सुल्तान था, जिसने रणभूमि में ही वीरगति को प्राप्त किया। मतलब युद्ध भूमि में ही वो मारा गया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब युद्ध भूमि में क्यों मारा? काफ़ी साहसी था, लड़ाकू था, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटेंगे, तो काफ़ी साहसी ही था। अब आगे देखते हैं, इब्राहिम लोदी एक बहादुर व्यक्ति था और वो डच सेनापति था, लेकिन उसका जो नीति था ना वो अच्छा नहीं था, एकदम अच्छा नहीं था। और इसी कारण तो उससे अमीर लोग, उसका अपना चचा लोग उसका विरोधी हो जाता है। और साथ में उसके जो अंडर में जो ऑफिसर लोग थे, अफगान अमीर लोग जो थे, उन लोग का बहुत उछखल प्रवृत्ति के थे। उन लोग का सोच बहुत खराब था, उछखल प्रवृत्ति का उन लोग का सोच, उन लोग का विचार बहुत खराब था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी के साथ साथ, इब्राहिम लोदी तो ख़त्म होता ही है, और साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत का चला आ रहा 300 वर्षों का शासन समाप्त हो जाता है। शासन यहीं पे समाप्त हो जाता है और मुगल वंश स्थापित हो जाता है। तो देखिए, जो युद्ध रहता पानीपत का प्रथम युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका कोई पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से ही छोटा सा नोट बनाएं, तुरंत खत्म हो जाएगा, ये क्लास खत्म है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुए पानीपत के प्रथम युद्ध का महत्वपूर्ण जानकारी, इसका जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये पूरा इतिहास ही बदल देता है ये युद्ध। तो इम्पोर्टेंट कैसे नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को हम लोग को मिलता है। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। बाबर की तुलना में इब्राहिम लोदी की सेना थी ना, काफ़ी विशाल थी, काफ़ी विशाल, किंतु सुसंगठित नहीं था। सुसंगठित नहीं, कोई भी अच्छा से नहीं बताया था कि अश्व सेना ऐसा होना चाहिए, गज सेना ऐसा होना चाहिए, पैदल सेना ऐसा होना चाहिए, धनुधर ऐसा होना चाहिए, तलवारबाज ऐसा कुछ संगठित नहीं किया था, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना। अब आगे देखते हैं, जबकि बाबर जो था, बाबर का सेना छोटा सा था, लेकिन उसने नया प्रयोग किया, बाबर ने नया प्रयोग किया, युद्ध का नया प्रयोग किया और खतरनाक तोपों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया, जो कि पहली बार कोई
तोपों और बारूद, बारूद और तोपों का जो पहली बार इस्तेमाल करता है कोई युद्ध में भारत में, तो वो बाबर जी थे। बाबर काफ़ी महान सुल्तान है, ये काफ़ी महान राजा हैं। अब आगे देखते हैं। और उसने साथ ही साथ उसने युद्ध मैदान में कुशल व्यूह बनाया, कुशल व्यूह बनाया, चक्रव्यूह बनाया। बात को समझ रहे हैं? चक्रव्यूह बनाया। ऐसा हम लोग महाभारत में भी चक्रव्यूह देखते हैं जिसमें अभिमन्यु फंस जाता है, तो वैसा ही चक्रव्यूह बनाता है और वो चक्रव्यूह से इब्राहिम निकल नहीं पाता और मारा जाता है। तो व्यू बनाना बहुत खतरनाक बात है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। या उसके उसके नीति का कौन कौन सा नाम था जो युद्ध में वो इस्तेमाल किया था बाबर? कौन कौन सा नीति अपनाया था युद्ध में? रूमी और तुगलमा युद्ध पद्धति का यूज किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूमी और तुगलमा युद्ध पद्धति का यूज करता है, इस्तेमाल करता है, जिससे उसको जीत मिलता है। और बाबर की सेना में ना, अगला पॉइंट है, बाबर की सेना में ना 2 माहिर तोपची रहते, 2 माहिर तोप चलाने वाले रहते हैं। भयानक तेप चलाता था, एकदम धाए धाए तोप, इतना तोप मारा है कि इब्राहिम का सेना चितिर बितिर हो गया। और मतलब काफ़ी लोग अच्छा से चलाता था। और आगे देखते हैं। और बहुत सफल नेतृत्व करता है तोप चलाने का। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और युद्ध में वो लोग जीत हासिल कर लेता है। तो 2 तोपची का नाम पूछता है। 2 तोपची या 2 तोप चलाने वाले कौन कौन रहते हैं? VVI है, उस्ताद अली रहता है और मुस्तफ़ा रहता है। नाम रखिए, याद रखिए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रहता है। ठीक है। अब यहीं पे इब्राहिम लोदी का खात्मा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और मुग़ल वंश स्थापित हो जाता है। बाबर ने स्थापित किया था, 1526 ईस्वी में कर दिया था। तो देखिए तोप किस तरह से काम किया। काफ़ी बड़ा उसका सेना था इब्राहिम लोदी का, और सब कोई आपस में साठ गांठ कर रहा था कि कैसे कैसे करेंगे। और जो इब्राहिम लोदी था ना, वो चुपचाप बैठा ही रहता है, वो पहला आक्रमण नहीं करता है, वो बस वेट ही कर रहा था कि बाबर की ओर से शुरुआत कब होगा, और बस प्लानिंग ही कर रहा था। और बस उधर से बाबर तोप पे तोप छोड़ना शुरू किया एकदम तेज़ी के साथ, और जितने भी जो गुठियार थे उसमें से वहीं पे आके बम उम गिरा और सब कोई का नाश हो जाता, सत्यानाश। कितना कोई शहीद हो गया, जो बचा वो लोग लूल्हा लंगड़ा हो गया। तो ऐसा ना हो गया। पूरा तोप कितना खतरनाक काम किया। तो तोप बहुत खतरनाक चीज़ होता है। चलिए देखते हैं। इसलिए भारत देश के वैज्ञानिक भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा तोप बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाए। इसको देखिएगा तो आपको लोदी वंश पूरा अच्छा से मज़ा आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम अफगान राज्य। पढ़ेंगे और 5 काउंट करेंगे और आप लोग उसको ठीक करिएगा, और कितना सही हुआ उसको कमेंट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम अफगान राज्य लोदी वंश का स्थापना किसने की थी? चलिए पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है इब्राहिम लोदी, और डी है अलाउद्दीन आलम शाह। चलिए काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए बताइए। अब हम है ना पेंसिल का यूज़ करेंगे। चलिए बताइए, बता दिए। चलिए हम बता देते। ठीक है। बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निज़ाम खां किस सुल्तान का शुरुआती नाम था? निज़ाम खां पढ़ाए थे ना। निज़ाम खां किस सुल्तान का सबसे पहले वही नाम था जो बाद में अपने नाम परिवर्तन करके सुल्तान बनता है? तो कौन था? चलिए, सिकंदर लोदी था, बी में इब्राहिम लोदी था, सी में बहलोल लोदी था, डी नसरुद्दीन शाह था। चलिए बताइए, काउंट करें 1 2 3 4 5। चलिए बताइए। चलिए हम बता देते हैं। ठीक है। ए सिकंदर लोदी। अब तीसरा है क्वेश्चन है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? इसको तो बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे, तो आप लोग को आएगा ही। बहलोल लोदी में है, बी में इब्राहिम लोदी है, सी में इल्तुतमिश है, डी है सिकंदर लोदी। चलिए काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। चलिए बता दिए। चलिए हम बता देते हैं सिकंदर लोदी।
भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नए पैमाने का आविष्कार किसने किया था? ए है सिकंदर लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है इब्राहिम लोदी, डी है कमाल लोदी। चलिए बताइए, काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5। चलिए बता दिए। ठीक, हम बता देते, ठीक है ना जी। सिकंदर लोदी, कौन? सिकंदर लोदी। पांचवा क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था? इसको भी बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। ए है पाक रुखी, बी है अस्मत रुखी, सी है जन्नत रुखी, डी है गुल रुखी। काउंट कर, 1 2 3 4 5। चलिए बता दिए। चलिए हम बता देते, ठीक है ना जी। बता देते हैं, गुल रुखी नाम से, उपनाम से। छठा है, 1518 ईस्वी में तोखली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इसको भी हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी और बाबर, बी है इब्राहिम लोदी और राजा नवरत्न सिंह, और सी है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बता दिए आप लोग। चलिए चुनिए अपना ऑप्शन। 1 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए आप लोग कर लिए। चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। छठा का आंसर कौन सा होगा? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। ठीक है, और देखिए 7वां नंबर हम ना यूपीएससी का क्वेश्चन सेट किए हैं। अगर इसको आप लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आईएएस और आईपीएस तैयारी करने वाले लोग के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें थोड़ा सा हम 10 काउंट करेंगे, काहे कि ये काफ़ी जटिल है, इसको करना का कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, बाबर को भारत आने और युद्ध करके इब्राहिम लोदी को हराने का निमंत्रण या इनविटेशन किसने दिया था? पहला है निजाम खान ने दिया था, दूसरा है आलम खान ने दिया था, पांचवा है जूना खान ने दिया था, तीसरा है शेर खान ने दिया था, चौथा दौलत खान ने दिया था, और छठा है खिजर खान ने दिया था। एक बार और पढ़ देते, ठीक है। पहला है निजाम खान ने दिया था, दूसरा है आलम खान ने दिया था, तीसरा है शेर खान ने दिया था, चौथा है दौलत खान ने दिया था, पांचवा है जूना खान ने दिया था, छठा है खिजर खान ने दिया था। तो उसमें से सही चुनना है। ए है 1 और 6, ठीक है, ए है 1 और 6, बी है 2 और 3, सी है 2 और 4, डी है 6 और 2। बात के समझे? अगर एक चुनते हैं तो किस तरह से होगा? निजाम खां और छठा खिजर खां। तो इसी तरह से आप लोग को चुनना है, ठीक है। इसमें हम 10 काउंट करेंगे और आप लोग को चुन लेना है, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। चलिए हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो हमको पूरा यकीन है आप लोग इसको चुन लिए होंगे, ठीक है। तो इसका हम आंसर बता देते, ठीक है। यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है। क्या है? सी है। दूसरा और चौथा, मतलब दूसरा कौन है? आलम खां, उसका चचा था दौलत खां, ये पंजाब का शासक था। वही लोग ना निमंत्रण देता है, इनविटेशन देता है बाबर को कि आइए इब्राहिम को ख़त्म करिए, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरा टीचिंग स्टाइल। तो अब अगला जो आएगा दिल्ली सल्तनत का, जैसे कि क्या क्या ये लोग निर्माण करता है, क्या क्या ये लोग लिखता है, कौन कौन सा किताब लिखता है, क्या स्थापना करता है, कौन कौन पोस्ट में लोग काम करता है, तो उसका एक और आएगा, एक क्लास। हो सके 2 क्लास भी आ सकता है अगर काफ़ी लंबा हो तो, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करेंगे एक क्लास में ही समाप्त करने का। तो उम्मीद है आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए अपने प्यारे मित्र का, अपने प्यारे भाई का। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, ठीक है भाई लोग। बाय बाय। बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय। थक गए यार पढ़ाते पढ़ाते। बाय।